हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई के इस यूट्यूब चैनल पर। हम जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रबंधन देख रहे थे और हमने जो पिछली वाली वीडियो है उसमें इसका बेसिक और साथ ही जो प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में देख लिया था। और अभी हम जो गंगा नदी की जो कार्य योजना है उसके बारे में और इसे डिटेल में देखेंगे। मैंने पहले भी आपको एक बात बताई है कि जो ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है, पूरा वैसे नहीं है कि आप इसमें कुछ बना थ्योरेटिकल लिखना है, आपको पूरा थ्योरी के अनुसार लिखना है। और चैप्टर दिखने में कैसा है, ये है इजी, लगने में सबको लग रहा है कि ये एक आसान चैप्टर है, लेकिन वैसे तो ये आसान है। परंतु आप क्या करोगे, जब इसे लिखोगे एग्जाम में, जब क्वेश्चन आएगा प्राकृतिक संसाधनों के प्रति, तो आपको क्या है वहाँ पे जो आपके वर्ड्स हो जाएगी, जो लाइन्स हो जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। किस प्रकार से आपको इसे प्रॉपर रूप से लिखना है, तो लिख तो दोगे लेकिन जो प्रॉपर होता है, सही तरीके से होता है, वो नहीं लिख पाओगे। और चैप्टर दिखने में थोड़ा आपको वैसे बोरिंग भी लगता है कि क्या पढ़े, ये चीज़ें आती है, प्राकृतिक संसाधन हमको आता है, क्या पढ़े। लेकिन यहाँ पे आ रहा है तो आप जब क्वेश्चन देखोगे तो क्या होगा, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्या थ्योरेटिकल है लेकिन आप पढ़ने में इंटरेस्ट लो, ये भी चैप्टर है, इसमें भी क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे एग्जाम में। तो हम देखते हैं जो गंगा का कार्य परियोजना है इसके बारे में। सबको पता है कि गंगा नदी हमारी बहुत ही शुद्ध नदी मानी जाती है, लेकिन अभी क्या है, जो अपशिष्ट है, जो कूड़ा कचरा है, वो डालने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती जा रही है। इसमें हम देखते हैं, यह योजना करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट है। इसमें जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इसे सन 1985 में स्टार्ट किया गया था। 1985 में गंगा सुधारने के लिए बनाया गया था। इस योजना को कब बनाया गया था, सन 1985 में। अगर MCQ क्वेश्चन आ जाए कि गंगा जो प्रोजेक्ट है उसे स्टार्ट कब किया गया था, तो आपको 1985 लिखना है। इसके बाद में हम देखेंगे जो गंगा परियोजना है इसके उद्देश्य क्या थे। इसके उद्देश्य थे, गंगा जल की गुणवत्ता बहुत कम होती जा रही है। आपको पता है कि जो इसमें अपशिष्ट है या फिर और कोई मतलब अपन जो कूड़ा कचरा डालते हैं, इससे क्या है, जो जल है हमारा, गंगा जल को हम सबसे प्योर जल मानते हैं, लेकिन इस कूड़े कचरे अपशिष्ट और भी जो फैक्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, उनका केमिकल क्या है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है, बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं उसमें डाल दिया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, उनका जो जल होता है समुद्र और नदियों का, वो क्या है, प्रदूषित हो जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही है, गंगा जल की जो गुणवत्ता है वो इसके कारण क्या है, बहुत ही कम होती जा रही है। इसके बाद में जो गंगा जल का जल स्तर है वो सुधारने के लिए, इसका जल स्तर भी खराब हो रहा है और इसकी साफ़ सफाई के लिए भी हम मान सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि गंगा जल की अगर आप देखो तो प्रेजेंट में, पहले क्या था, जो गंगा नदी थी उसमें आपको जो तट है, मतलब नीचे तक का जो क्षेत्र है, वो आराम से साफ पानी में दिखाई देता था। लेकिन अभी इसका पानी कैसे है, दूसरा हो गया है, ठीक है, साफ दिखाई नहीं देता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जल का गुणवत्ता जांचने के लिए, जल की जो गुणवत्ता किस प्रकार से हम जांच सकते हैं। सबसे पहले जल का पीएच आप सभी जानते होंगे। पीएच जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर है वहाँ पे आपने पीएच के बारे में पढ़ा होगा। जल का पीएच जो आसानी से सार्वभौमिक सूचक की मदद से मापा जा सकता है। सार्वभौमिक सूचक होता है हमारे पास, उसकी मदद से इसका जो पीएच है हम माप सकते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है या इसका टेस्ट है वो नमकीन है। ये चीज़ हम देख सकते हैं, मापा जा सकता है। जल में क्लोरोफॉर्म जीवाणु, कौन सी जीवाणु, जो कोलिफॉर्म जीवाणु, ये जीवाणु हमारे मनुष्य की जो आंत है, मनुष्य की आंत में ये जीवाणु पाए जाते हैं। कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति जो मानव की आंत में पाया जाता है। कोलिफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। अगर इसकी उपस्थिति अगर जल में मिलती है तो जल क्या है, दूषित है, प्रदूषित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखें तो ये जल में कैसे जा रहा है, जो अपन यूरिया निकालते हैं, यूरिया या फिर जो आपका अपशिष्ट है, उसके कारण क्या है, नदियों के पास जा रहे हैं, उससे जो ये जीवाणु है ये जल में मिश्रित हो रहे हैं, मिल रहे हैं। इसके बाद में इसकी उपस्थिति क्या है, जल को प्रदूषित होना दिखाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो आपका कोलिफीरिया जीवाणु है, कोलिफॉर्म जीवाणु है, वो इस प्रकार से दिखाई देगा जल के अंदर। अगर इसे लैब में देखें तो ये हमें जल के अंदर इस प्रकार से दिखाई देगा। ये चीज़ भी आपको क्या है, ध्यान रखनी है। और जो चैप्टर है
देखो मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है, इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन क्या है रिपीट होते मिलेंगे, तो आपको इतना लिखने पे जोर ना देकर इस चीज़ को समझने में ज़्यादा ध्यान देना है। हर बार चैप्टर आता है, अभी ये चैप्टर आ जाए कि गंगा जो जल की गुणवत्ता जांचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसा कोई नहीं लिखेगा कि इसकी पीएच की हमें वो गुणवत्ता जांचनी चाहिए, सब ऐसा लिखेंगे कि जल को क्या है साफ रखना चाहिए, साफ तरीके से दिखाई देगा तो उसकी गुणवत्ता अच्छी है, वो नहीं लिखा जाएगा जो एक प्रॉपर रूप से है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ रहा है, ठीक है, और आप अपने तरीके से लिख रहे हो जो कि एनसीईआरटी बेस नहीं है, तो आपको केवल हाफ नंबर मिलेगा, वो भी अगर आपने थोड़ा बहुत सही लिखा है तब। और अगर प्रॉपर इस तरीके से लिखा है आराम से समझ के, ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस समझो, हमें रटना नहीं है, इस चीज़ को समझना है। समझ लिए, ऐसा लिख दिया, आराम से 2 नंबर आपको क्या है पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और मैंने 2-3 बार ये चीज़ बता दी है, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। इस चैप्टर को आप हल्के में मत लो कि क्या है चैप्टर तो याद है, ऐसे बहुत सारे जो ये हमारा चैप्टर है इसमें भी क्या है, और जो हमारा पर्यावरण वाला चैप्टर है, ये दो आपके लास्ट के 2-3 चैप्टर्स है, इनमें क्या है सभी चीज़ें इजी दिखाई देती है, लगने में लगती है कि ये तो आसान है, इसे क्या पढ़े। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जल प्रदूषण के 5 कार्य लिखो, तो आप क्या लिखोगे, जल प्रदूषण के 5 कारण लिखो। क्या कारण लिखोगे, आप लिख दोगे पहले तो कि जो फैक्ट्रीज़ है उनका केमिकल आता है, ठीक है, या फिर जल में जो कूड़ा कचरा डाला आता है वो आता है। फिर क्या है, 2 लिख दिया आपने आसानी से। फिर क्या है, तीसरे में आप ऐसा ही लिखोगे कि उसमें मवेशियों को नहलाया जाता है, उसमें कपड़े धोले जाते हैं, लेकिन वो चीज़ प्रॉपर रूप से नहीं है। ऐसे तो कुछ भी लिख दो ना फिर कि उसमें पत्थर बगा रहे हैं, मिट्टी बगा रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है ना, उसका मतलब नहीं होगा। तभी बोल रहा हूँ कि ये जो चैप्टर्स हैं दिखने में आसान है, लेकिन जब इनके क्वेश्चन हमें एग्जाम में फाइट करने को मिलेंगे और क्वेश्चन को हम आंसर देंगे, तब ये चीज़ हमें क्या है हार्ड लगेगी। तो वो चीज़ हमें वहाँ पर ना कर यहाँ पे इसे आराम से समझना है। तो क्या आप इसे थ्योरेटिकल समझो आराम से। अभी हम देखेंगे कि जो 3 आर का महत्व क्या है। आपकी बुक में कई बुक में क्या है, यहाँ पे हमें 5 आर भी दिखाई दे रहा है, मतलब 5 आर भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में क्या है जो 3 आर है उसका महत्व दिया हुआ है। अगर आपकी बुक में 5 आर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि हमारी बुक में तो 5 आर है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या है जो 5 आर है उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। 3 आर के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, रिसाइकल, रिड्यूस, वो होता है ना, उसके बारे में। तो हम देखते हैं कि 3 आर का अर्थ है, ठीक है। पहले आर का अर्थ क्या मानेंगे हम, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ का कम प्रयोग करना। आपको पता है जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है वो लिमिट के अंदर है, ऐसे नहीं है कि हम उसे बना सकते हैं, हम उसे नहीं बना सकते, जो प्रकृति द्वारा मिल रहे हैं और उसकी एक लिमिट है, तो हमें क्या है उसका कम प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में रिसाइकल, जिसका अर्थ होगा पुनर्चक्रण, कि उन्हीं संसाधनों का वापस हम प्रयोग करें। फिर होगा हमारा रीयूज, जो कि सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, मतलब पुनः प्रयोग। अगर कोई चीज़ हमने काम में ले ली है और उसका वापस हम प्रयोग कर सकते हैं तो प्रयोग करो ना, उसे फेंकने के बजाय। इसके बाद में हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा रिड्यूस होता है, मतलब किसी भी संसाधन का प्रयोग कम करना। इसमें क्या होगा, संसाधनों के कम से कम प्रयोग कर व्यर्थ उपयोग से रोक सकते हैं, मतलब हम उसका उपयोग इतना ही करें जितना हमारे काम में आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे मान सकते हैं एग्जाम्पल ले तो कि आपको कहीं पर जाना है, पास में जाना है, मानो आपको जाना है 50 मीटर की दूरी पर, आप इतनी सी दूरी के लिए बाइक यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या है जो आपका पेट्रोल है उसकी आपको हानि हो रही है, जो आपके पेट्रोल के लिए जो पैसे लग रहे हैं उसकी भी हानि आपको मिल रही है। तो ये है इसका व्यर्थ उपयोग, ये होगा इसका व्यर्थ उपयोग। ये चीज़ हमें नहीं करनी है। कम से कम प्रदूषण भी, इससे क्या होगा, प्रदूषण भी कम फैलेगा। अगर आप छोटी छोटी जगह पे बाइक ले जा रहे हो, किसी वाहन को ले जा रहे हो, तो वाहन का पता है आपको, मैंने बताया था क्लोरोफिल गैस निकलती है, उसके बारे में बताया था। और ये क्या है, वाहन से आपका सबसे ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। वाहन से प्रदूषण भी, जो पोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो धुएँ, जो आपका पेट्रोल है उसे धुएँ में बदल कर बाहर निकालते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट देखेंगे जो कि है हमारा रिसाइकल, जिसका मतलब क्या होगा, पुनर्चक्रण। इसमें क्या देखेंगे हम, प्लास्टिक, कागज़, कांच, जो आपका प्लास्टिक होता है वो पता है आपको कि हम उसे नष्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको पता है। प्लास्टिक, कागज़, कांच, धातु की वस्तुएं आदि का रिसाइकल कर
उपयोगी वस्तुएं बनाना चाहिए। ठीक है, कि आप देखते हो कि मार्केट में क्या होता है, जो प्लास्टिक हम बेचते हैं, जो प्लास्टिक हम सेल कर देते हैं, वो प्लास्टिक क्या होता है, वो प्लास्टिक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाता है। वहाँ पे क्या होता है, उस प्लास्टिक को दोबारा बनाया जाता है, उसका पुनः चक्रण किया जाता है। जैसे आपकी प्लास्टिक की कोई बाल्टी है, उसमें छोटी प्रॉब्लम है, कुछ मानो छेद हो गया, टूट गई, तो वो फैक्ट्री में जाने के बाद क्या होगी, उसका काम होगा और उसे वापस नया का नया बना दिया जाएगा। इसकी वस्तुएं बनानी चाहिए, जल्द समाप्त होने वाले संसाधनों को बचाया जा सके और यह पर्यावरण को प्रदूषित हो न सके। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो संसाधन हमें जल्द समाप्त होने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके पेड़, आपको पता है जो कागज़ है वो किससे बन रहा है, कागज़ बन रहा है आपका पेड़ से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक कागज़ के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, ये चीज़ भी आप सबको पता है। तो इसमें क्या होगा, इस कागज़ का हम उतना ही उपयोग करें जितना हमें ज़रूरी है, व्यर्थ उपयोग ना करें। और जो कागज़ बच गया है, ठीक है, अगर आपने कुछ भी लिखा है कागज़ पर, वो ख़राब हो गया है, तो आप उसे क्या करोगे, जब आप उसे सेल करोगे, क्या करोगे, बेचोगे, तो जो आपका वाइट पेज होता है, उसके बाद में आपको एक रफ बुक भी मिलती है ना, जो कि थोड़ी वाइट ना होकर थोड़ी दूसरी सी होती है। ठीक है, वाइट नहीं होती वो। उसमें क्या है, जो ये आपने कागज़ का प्रयोग कर लिया है, इसी कागज़ का रिसाइकल करके इसे वापस बनाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका पुनर्चक्रण होता है। तो उसका क्या है, कलर, और ये थोड़ा आपको सॉफ्ट देखने को मिलेगा, वो थोड़ा पतला दिखाई देगा। ये इसी का इनमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये चीज़ क्या है, ये पुनर्चक्रण, इसमें भी जो प्राकृतिक संसाधन है उसका प्रयोग होगा। क्योंकि आपको पता है जो मशीन होती है उनको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी, बिजली के लिए कोयले की आवश्यकता होगी, या फिर उनको चलाने के लिए किसी ईंधन की आवश्यकता होगी। ये चीज़ भी आपको क्या है, नोट करनी है। इसके बाद में हम देखेंगे जो रीयूज है, मतलब पुनः प्रयोग, उसके बारे में, जो कि क्या आपकी एक बेस्ट ट्रिक है, सबसे अच्छी ट्रिक है रीयूज। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, रीयूज। इसमें क्या है, यह पुनर्चक्रण से भी अच्छा तरीका है। देखो क्या है, पुनर्चक्रण मतलब आपका जो रिसाइकल है उससे भी एक बेहतरीन तरीका है। क्योंकि पुनर्चक्रण में ऊर्जा व्यय होती है। मैंने बताया था जो मशीन्स होती है उनके लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा व्यय होती है, संसाधनों का ह्रास होता है, मतलब संसाधनों का नुकसान भी होता है। किस प्रकार से, आपको जो मशीन है, बड़ी बड़ी मशीन होती है, उनको चलाने के लिए बहुत अधिक क्वांटिटी में आपको बिजली की आवश्यकता होगी, और या फिर जो ईंधन है आपका पेट्रोल है या डीजल है, उसकी आवश्यकता भी बहुत अधिक क्वांटिटी में होगी। तो ऐसी वस्तुएं जिनका पुनः उपयोग हो सकता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल और डिब्बे आदि का उपयोग कर लेना चाहिए। जैसे मानो आपके पास कोई डिब्बा है, किसी भी सामान के साथ आपको एक डिब्बा है, उसमें कुछ भी सामान आया, ऐसा आपके पास डिब्बा है कुछ, और उस डिब्बे को आप क्या करें, एक तो होता है फेंकना, फेंकने के बजाय क्या है, उस डिब्बे में कोई अन्य सामान रखकर उसे रख दे। ये हो जाएगा इसका एक अच्छा रीयूज, इसका पुनः उपयोग हो गया ना। एक तो होता है कि इसे हम कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, या फिर क्या होता है जो प्लास्टिक की बोतल है उसे अन्य उपयोग में ले ले, उसमें अगर बोतल अच्छी है तो उसे पानी भरकर अंदर धर दे, या फिर और किसी काम में ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद होगा हमारा संपोषित विकास। अभी संपोषित विकास क्या होगा, संपोषित विकास होगा कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका प्रयोग हम इस प्रकार से करें कि हम भी उसका प्रयोग आसानी से कर ले और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसका प्रयोग कर सके। ऐसा कि नहीं कि अगर हम पेट्रोल बचाना चाहते हैं तो हम जो हमारे वाहन है उनका प्रयोग करना ही बंद कर दे, जैसे बाइक है उसे चलाना ही बंद कर दे, हर जगह पैदल जाए कई मीलों तक। वैसा भी नहीं है कि सोचे कि चलो यहाँ से आपको 5 किलोमीटर जाना है, 5 नहीं चलो मानो 10 किलोमीटर आपको जाना है, 10 किलोमीटर आपको जाना है, तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर आप पैदल चल रहे हो। वैसा भी नहीं है कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, अभी इसका प्रयोग करेगी आने वाली पीढ़ी, वो चीज़ भी सही नहीं है। बस प्रयोग इस प्रकार से करना है कि इसका उपयोग हम भी कर ले, हमें जितना काम है हम उतना कर ले, और आने वाली जो पीढ़ी है, संतति है, उसके लिए भी बचा कर रखें। बस ये चीज़ देखेंगे हम इसके बारे में। तो संपोषित विकास में देखेंगे, संपोषित विकास से तात्पर्य है ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे। वर्तमान आवश्यकता आ गई है हमारी, जो भी हम कार्य करना चाहते हैं उसके रिलेटिव वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर वर्तमान आवश्यकता की जो पूर्ति है उसके साथ साथ भावी संतति के लिए
संसाधनों का संरक्षण भी कर ले। कि मैंने जैसा बताया कि जो आपकी जो प्रेजेंट में आपका जो काम है वो भी हो रहा है, और उसी के साथ जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी जो संसाधन है वो बच रहे हैं। इस प्रकार से हमें उसका क्या है, प्रयोग करना चाहिए। ये चीज़ें हम इसके अंदर देख रहे हैं। इसके हम बाद में देखेंगे हम जो संपोषित विकास का उपयोग है उसके बारे में, कि संपोषित विकास का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। वो जो हमने देखा है उसी को हम डिटेल में देख लेंगे थोड़ा, कि मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित करना। कि जो हमारी वर्तमान की जो आधारभूत आवश्यकता है कि पूर्ति और विकास को हमें क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्यावरण को नुकसान से बचाना, कि ऐसा नहीं कि पोल्यूशन हो रहा है, आपका जो पर्यावरण है संसाधनों के उपयोग से इसका भी नुकसान आपको देखने को मिल रहा है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। पर्यावरण को नुकसान से बचाना, भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण करना, कि हमें जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचाए बिना हमारे जो कार्य है उसे कर भी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए संसाधन बचाना, यही है संपोषण विकास। पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ाना चाहिए। आर्थिक विकास पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। देखो यहाँ तक समझ में आ गया। आराम से अगर पढ़ोगे आप जो नोट्स है वो इसे प्रॉपर रूप से बाद में लिख लेना, या आपकी एनसीईआरटी में ये नोट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। लेकिन जो ये आपका चैप्टर है 16, 15, ये आपकी जो चैप्टर्स है इनमें क्या आपको समझने की बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसे सही नहीं समझोगे, क्या चैप्टर दिखने में आपको ईजी लग रहे हैं लेकिन अभी आपको संपोषण विकास का उपयोग मिल जाए, आप में से कोई नहीं है जो ऐसा उपयोग लिखेगा। बिल्कुल ऐसा उपयोग कोई नहीं लिखेगा, सभी अपने हिसाब से लिखेंगे। और उनमें क्या है, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको केवल हाफ नंबर ही मिलेगा। जो टीचर होता है ना वो उसे पता होता है कि कौन सी लाइन एनसीईआरटी बेस है और कौन सी लाइन एनसीईआरटी बेस नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थ्योरेटिकल पढ़ो आप इसे, लेकिन क्या समझ में आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप लिख रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ो, आराम से समझो, उसके बाद में देखो ना इस चीज़ को। इसके बाद में हम देखेंगे जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे पास एक हेडिंग भी है और इसी के साथ एक क्वेश्चन की तरह भी है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो दीर्घकालीन दृष्टिकोण है, दीर्घकालीन दृष्टिकोण क्या होगी, जो आगे की दृष्टिकोण है, मतलब आगे की सोच है उसके बारे में। दीर्घकालीन दृष्टिकोण, ताकि ये संसाधन अगली पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके, मतलब अगली जो पीढ़ी है उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि ये उन्हें भी प्रयोग में ले सके, वो भी इन्हें दोहन या शोषण से बचाया जा सके, कि इनका दोहन या शोषण है वो ना हो। यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इनका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो, कि जो गरीब है उसको भी इनका उपयोग मिले और जो अमीर है उसको भी मिले, ना कि कोई चंद गरीब, मतलब चंद अमीर होते हैं, कुछ परसेंट लोग क्या गरीब अमीर होते हैं केवल, और जो पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, केवल उनको ही इसका उपयोग मिल रहा है, वो भी अच्छी बात नहीं है। और न कि मात्र मुट्ठी भर मतलब कुछ लोग, मात्र मुट्ठी भर अमीर और शक्तिशाली लोगों को ही इनका लाभ मिले, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। और इसके साथ संपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए कि आप इनका प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ में आपका जो कचरा है, कचरा करकट है, वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, या फिर जो अपशिष्ट है वो एक जगह हो रहा है, तो वो चीज़ मतलब अस्वस्थता हो रही है, वो चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होगी। तो आज हम इतना ही देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, और जो चैप्टर्स हैं इसकी थ्योरेटिकल तरीके से आराम से पढ़ो, समझो। सब एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी से हटकर हम कुछ नहीं चल रहे। जो आपके चैप्टर है उसके रिलेटिव हमने बात की है। तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।